स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। इस चैनल पर वर्ग 10वीं एवं 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF नोट फ्री में देकर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। इसलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम आप लोगों को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के हिंदी के अध्याय नंबर 7 परंपरा के मूल्यांकन चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर ढंग से होते हुए आगे बढ़ता चले। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए आप लोगों के सामने पाठ है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, तो थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को परिचय करा देते हैं। परंपरा का मूल्यांकन जो ये पाठ है, इस पाठ के जो लेखक है वो है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में। कौन जिला? तो उन्नाव जिला में। ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। और रामविलास शर्मा जी का मृत्यु जो हुआ था, वो मृत्यु का डेट है इनका 30 मई 2000 को इनका मृत्यु हो गया था। किनका? रामविलास शर्मा जी का। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ जो है, यह एक क्या है? निबंध है। क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। और रामविलास शर्मा जी जो थे वो एक आलोचक थे। क्या थे? क्या चीज थे? तो आलोचक थे। आलोचक थे। आलोचक कहने का मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अपना योगदान देते थे तो उनका ये क्या करते थे? आलोचना करते थे। साहित्य कहने का मतलब भाषा के क्षेत्र में कोई कहानी लिखे, कोई कविता लिखे, कोई निबंध लिखे, तो वो सब लेखक के बारे में क्या करते थे? आलोचना करते थे। क्योंकि इनका ये कहना था कि करता क्या है आदमी, जो लेखक होता है, राइटर होता है, वो पुराने लेखक या कवियों के लिखे हुए बात को ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मतलब अपना वक्त वो अपने तरीक़ा से रख देते हैं, जो कि गलत था। इनका मानना था कि अगर साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान देना है तो कुछ अपना से कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। जबकि वर्तमान समय के जो लेखक हो गए या राइटर कवि जो हो गए, वो सब क्या करते थे? पुराने समय के व्यक्तियों के लिखे हुए लेख को ही अपने तरीक़ा से प्रस्तुत करते थे। तो चलिए परिचय आप लोगों को करा दिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो ये कृति बता दी आप लोग कि रामविलास शर्मा जी का है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी में कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो प्रगतिशील आलोचक का विकास जो होता है वो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? परंपरा पाठ के मूल्यांकन रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन है यहाँ पर 4, 5, 6, 7। तो 7 कवियों की कविताएं संग्रह है। क्या चीज़ में? तो तार सप्तक में। अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछे कि 7 कवियों की कविताएं क्या चीज़ में संग्रह है, तो तार सप्तक में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था।
राम विलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो बता दिए हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को। और जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था। किस जिला में, तो उन्नाव जिला में। किस जिला में, तो उन्नाव जिला में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु कब हो गया इनका, तो इनका मृत्यु जो हो गया था, इनका मृत्यु हो गया था 30 मई 2000 को इनका मृत्यु हो गया था। चलिए आय की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में, भौतिकवादी व्यवस्था में। तो ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा आंसर इसका सी हो जाएगा। समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वह संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किए यानी कहने का मतलब कि स्नातक, क्या चीज़, स्नातक को कब किए, स्नातक जिसको ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, वो स्नातक कब किए। तो ऑप्शन है 1932 में, 1934 में, 1933 में, 1931 में। तो इन्होंने जो ग्रेजुएशन किए थे, स्नातक किए थे या बीए कहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो ये कब किए थे, तो ये किए थे 1932 में। यहाँ पर बीए बोला है तो समझ लीजिए बीए का मतलब वही हुआ आर्ट्स, यहाँ बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स से इन्होंने अध्ययन किए थे बीए की पढ़ाई, तो कब किए थे, 1932 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है। साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है, तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। तो ऑप्शन आप लोग आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा स्वाधीन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि वायरन किस भाषा के कवि है। वायरन जो है वो किस भाषा के कवि है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो वायरन जो थे वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, वायरन किस भाषा के कवि थे, तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। ऑप्शन समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को समाज की तरह। साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, तो समाज की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्ति बोध की। तो आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा सी नंबर, रामविलास शर्मा जी का है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा जी। चलिए आय की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है। इसके बारे में पीछे बता दिए कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी विद्या की रचना है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का निबंध। चलिए आगे की तरफ बढ़ते अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। निराला जी का साहित्य साधना जो है वो कितने खंडों में संग्रहित है। 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। तो निराला जी की साहित्य साधना जो है वह 3 खंडों में संग्रहित है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि रामविलास शर्मा ने किस संस्था के निदेशक बने। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने। KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी, राष्ट्रभाषा परिषद। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए, KM हिंदी संस्थान के वह निदेशक बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है।
ऑप्शन है प्रेमचंद्र की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एथेंस किस महादेश में है। एथेंस किस महादेश में है? यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो एथेंस जो है वो है यूरोप महादेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैंटीन कवि कौन है? लैंटीन कवि कौन है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर मारिया रिल्के। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला है किस भाषा, तो लैंटीन भाषा। तो लैंटीन भाषा के कवि जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्जिल। कौन हो जाएगा? वर्जिल हो जाएगा। वायरन जो है, वायरन वो है अंग्रेजी भाषा के कवि। किस भाषा के? तो अंग्रेजी भाषा के। शेक्सपियर भी अंग्रेजी भाषा के ही है। रेनर मारिया रिल्के जो है ये है किस भाषा के? तो ये जर्मन भाषा के है। किस भाषा के कवि है रेनर मारिया रिल्के? तो जर्मन भाषा के। ध्यान रखिएगा आप लोग, जर्मन भाषा के। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? ऑप्शन 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 में, 1947 में। तो तार सप्तक का जो संपादन हुआ था वो हुआ था 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों के लिए कंटिन्यू उपलब्ध कराते रहे, जिससे आप लोगों का तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किए? रामविलास शर्मा ने जो बीए किए थे कब किए थे? तो 1932 में किए थे। तो बीए कहाँ से किए थे, मतलब किस जगह से किए थे? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ से? लखनऊ से किए थे उन्होंने बीए की पढ़ाई 1932 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन कार्य किया? रामविलास शर्मा जी जो थे उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में अध्यापन का कार्य किए थे? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा में। और ध्यान रखिएगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय से ही उन्होंने क्या किए थे? तो बीए किए थे, मतलब बीए के पढ़ाई किए थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इनका कौन है? रामविलास शर्मा हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? ऑप्शन है जो लकीर के फकीर है, जो रूढ़िवादी है, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। साहित्य की परंपरा, साहित्य कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ के बारे में लिखे, अगर इस युग को परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि साहित्य सापेक्ष के रूप में होता है पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राजाधीन। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा, स्वाधीन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका, यहाँ पर है, यहाँ पर भूमिका होता है, किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की, पूंजीपति मनुष्य की। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने
छिन्न शाब्दिक अर्थ है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है क्या होता है? खंडित, अटूट, प्रवाहित, टकराव। तो अटूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? सारे यूरोप जो महादेश है वो पूरा को प्रभावित कर दिया था। कौन सा ऐसा देश था? ऑप्शन है आप लोगों के सामने। भारत, तो भारत यूरोप महादेश में आता नहीं है, भारत नहीं होगा। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, एथेंस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आदिम का अर्थ है। आदिम का अर्थ है क्या? आदिम का अर्थ होगा, तो आदिम का अर्थ होगा आप लोगों का आदमी, अति प्राचीन, आवारचीन, वनमानुष। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का अति प्राचीन, मतलब बहुत पुराने चीज को आदिम कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों में आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? यानी किस क्रांति के बाद रूस जो देश है वहाँ पर रूसी और गैर रूसी, मतलब जो रूस के नहीं थे, वो दोनों में आपसी सद्भाव की भावना परिवर्तन हुआ। तो आप लोग पढ़े होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे 9th में, पिछले कक्षा में आप लोग, कि 1917 की रूसी क्रांति ने पूरे रूस में परिवर्तन की लहर दौड़ा दिया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? ऑप्शन है आप लोगों के सामने धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध, द्वंद्व युद्ध। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा वर्ग युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया? यानी रामविलास शर्मा जी को जो पुरस्कार की राशि मिला था वो किसे दान स्वरूप में दे दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। तो उनको जो पुरस्कार की राशि मिला था वह राशि को भारत सरकार को लौटा दिए थे दान स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा सी, भारत सरकार को। उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के अध्ययन कराए हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।